ही तैयार नहीं होते और इतने सारे डॉक्यूमेंट बता देते हैं कि एक परिवार खुद ही नहीं जाना चाहेगा। वो खुद सोचेगा कि वहाँ के चक्कर लगाने से बढ़िया है कि हम घर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, अपने घर रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो ये बेसिकली सरकार का रवैया रहा है। हर जगह पर उन्होंने एजुकेशन को लेकर प्लस NEDRCC, SDM, इन सब जगहों पर अलग अलग तरीके से उन्होंने ट्रीट किया है परिवारों को और अलग अलग तरीक़ों से उनको समझाने की बजाय उनको डराया है कि मतलब आप जितना ज़्यादा हमारे पास आओगे हम उतना ज़्यादा परेशान करेंगे। अभी एक परिवार था तौफीक, मैं नाम के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे केसेस हैं। 130 परिवार को हम लेके गए, लेकिन उन 130 परिवारों में से सबमिट बहुत कम हुए हैं और जिनके नहीं सबमिट हुए उनके कोई रीज़न भी नहीं दिए उन्होंने। बिना रीज़न के उन्होंने बोल दिया कि बस इतना ही हम कर पाएंगे कि सबमिट कर सकते हैं। और 7 दिन के अंदर वो परिवार ने 7 बार चक्कर मारे कि आप कल आना, परसों आना, कल आना, परसों आना, सर आज राउंड पर है। मतलब इतना गंदा रवैया रहा है NEDRC और SDM का कि घंटों घंटों वेट किया है हमने। अगर हम सुबह 10 बजे नमस्कार, जिंदाबाद, सत श्री अकाल। मैं आप सभी अजीज़ साथियों का और कारवाए मोहब्बत टीम का मैं दिल से तहे दिल से इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि दिल्ली दंगे के गुज़रे हुए लम्हों को लेकर आज हम सभी शामिल हुए हैं और बात कर रहे हैं। मैं दिल्ली दंगे यानी कि 26-27 को मैं हॉस्पिटल था और गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं कंटिन्यू 25 डे था और मैं उस जगह दिल्ली दंगे के दर्दनाक खौफनाक मंज़र और उस माहौल को जब मैं अभी भी याद करता हूँ तो दिल लगता है कि थम सा गया हो, यूँ लगता है कि दिल रुक सा गया हो। जब भी याद करता हूँ तो आँखों में नमी आ जाती है, खुद पे शर्मिंदगी महसूस होती है। जिन चीज़ों को लेकर कभी हमने देखा नहीं, सोचा नहीं और लोगों के साथ इस तरह हुआ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंडीशन ये थी कि हॉस्पिटल में सुविधा नहीं थी और पेशेंट का टाइम पे इलाज नहीं किया गया, मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, बेड अवेलेबल नहीं था, वार्ड अवेलेबल नहीं था, ब्लड अवेलेबल नहीं था, एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं था, डॉक्टर की संख्या थी पर कम थी, नर्स की संख्या थी बहुत कम थी, गार्ड की संख्या ज़्यादा थी और पुलिस की संख्या ज़्यादा थी और उस वक्त खाने का भी हॉस्पिटल में इंतज़ाम नहीं था। जो बेसिक टेस्ट होता हॉस्पिटल में उसकी सुविधाएं नहीं थी और यहाँ तक कि पानी की भी सुविधा नहीं थी। तो हम लोग जो हमारे काफ़ी साथी थे, वॉलंटियर थे, सभी से हम बाहर से पानी जो है मंगवाते थे। और उसके बाद भी हॉस्पिटल के अंदर धर्म जातिवाद को लेकर नफ़रतों का जहर घोला जा रहा था, नफ़रतों का बाजार सजाया जा रहा था। काफ़ी पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करवा कर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवाएं और अभी भी कुछ साथी हैं जिनका कंटिन्यू ट्रीटमेंट चल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल, डॉक्टर और उनके कुछ ट्रस्टी ने ऑपरेशन और ट्रीटमेंट फ्री में लोगों का किए हैं, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, काबिल एहतराम है। पर जहां हम बात करते हैं कि सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिली, खासकर हेल्थ को लेकर, तो उस जगह पे कुछ भी सुविधा नहीं मिली। लोग हॉस्पिटल से डर से प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं कि मैं इस जगह पे रहूँगा तो मेरा इलाज होगा नहीं। और जो प्राइवेट डॉक्टर में हम पेशेंट को लेकर गए तो डॉक्टर का ये कहना था कि अगर इन सभी को टाइम पे ट्रीटमेंट मिला होता तो अभी ये डिसेबल नहीं हुए होते, टाइम पे ट्रीटमेंट मिला होता तो इनकी डेथ नहीं हुई होती। लोगों को, पेशेंट को कंपनसेशन मिला। 4 साल 5 साल से जो है वो कंटिन्यू बेड रेस्ट पे हैं, कंटिन्यू उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। अभी भी कुछ साथियों की ट्रीटमेंट चल रही है। आप खुद सोचें और खुद बताएं कि 2 लाख या 2.5 लाख रुपए आप दे रहे हैं, उससे क्या होगा? 4 गुना 5 गुना ज़्यादा पेशेंट का खर्चा हुआ, उनके फैमिली का खर्चा हुआ। वो 5 साल से अब तक सफ़र कर रहे हैं। उनके घर परिवार की जो कंडीशन है, अभी भी आप जाएंगे देखेंगे तो आपको खुद पे शर्मिंदगी महसूस होगी। आप और हम सब सिर्फ ये सोचें कि जब उनके वालिद मोहतरम अपने बच्चों को अपने कंधे पे उनके लाश को उठाए होंगे तो उनके दिल और दिमाग में उस वक्त क्या गुजरी होगी। यूँ लग रहा होगा कि दिल फट जाएगा, दिल फट कर निकल जाएगा। काश मैं अपने बच्चों की जगह मैं ही क्यों नहीं गुजर गया। मैं आप सभी और दिल्ली दंगे के सभी साथियों के हिम्मत, हौसले, जज्बे, सब्र और प्यार मोहब्बत को मैं सलाम करता हूं
और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी तरह हम सभी प्यार मोहब्बत के साथ अपनी गुजर बसर करेंगे, ताकि आने वाली नस्लों को, हम सभी को प्यार मोहब्बत का पैगाम मिले। और इंशाअल्लाह हम सभी इस आज़ाद भारत देश की हिफाजत करेंगे, मजलूम की मदद करेंगे, बुराइयों से लड़ेंगे और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, संविधान के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह, और नफरत के खिलाफ मोहब्बत की रोशनी जलाएंगे। शुक्रिया। साथ 5 साल से जुड़ा हूँ और अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहा हूँ मैं। तो मैं बेसिकली कमीशन के बारे में बताऊंगा कि कमीशन का कैसा रवैया रहा है। तो मैं सबसे पहले तो एसडीएम से ही शुरू करूंगा, क्योंकि मुआवजा फॉर्म सबमिट हम वहीं करने जा रहे थे। तो अगर मैं बात करूं इंजरी के केसेस की, तो बेसिकली उनमें कोई अमाउंट ऐसे उन्होंने अनाउंस किया, बट लेकिन खुद से ही दे दिया उनको कि हम आपको 25,000 दे रहे हैं रिलीफ मनी या 50,000 दे रहे हैं। तो एसडीएम ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि हमें कितना पैसा देना है। कोई उनसे पूछा नहीं गया कि आपको, मतलब देखने के बाद भी उनको 25,000 दे दिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 25,000 मिला है, कुछ लोगों को नहीं भी मिला है, ठीक है। तो ये फॉर्म के अंदर भी कहीं सबमिट नहीं था, क्योंकि जब दिल्ली सरकार ने एक फॉर्म जारी किया था मुआवजा फॉर्म, उसके अंदर भी कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं था जहाँ पे लिखना था कि आपके साथ क्या नुकसान हुआ है, क्या हानि हुई है। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं था। फॉर्म सबमिट किया, फॉर्म सबमिट करने के बाद बस जमा हो गया। अच्छा, दिक्कत कहाँ आई? ये दिक्कत आई हमें एनडीआरसीसी ऑफिस जाने में। जब उन्होंने कहा कि आपने मुआवजा फॉर्म तो भरा होगा, बट लेकिन जितने भी इंजरी के केसेस थे उसमें से समथिंग 10 से 15 केसेस हैं जिनको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। बाकी केसेस में उन्होंने ये बोल दिया कि आपको मुआवजा मिल चुका है और आपको अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम 2.5 लाख ही दे पाएंगे। बट लेकिन अगर वो चल रहा है इंसान, तो आप उससे डिसाइड नहीं कर सकते कि अगर जैसे कि जो मोहम्मद वकील जी हैं, जिनकी बात मैनाज मैम ने बताई थी, वो परमानेंटली डिसेबल हो चुके हैं, और वो अगर एनडीआरसीसी जाएँ और आगे ये कहें कि हमें मुआवजा चाहिए, तो मुझे तो नहीं लगता कि देगा, क्योंकि वो पहले तो सुनने के लिए तैयार नहीं होते और इतने सारे डॉक्यूमेंट बता देते हैं कि एक परिवार खुद ही नहीं जाना चाहेगा। वो खुद सोचेगा कि वहाँ के चक्कर लगाने से बढ़िया है कि हम घर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, अपने घर रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो ये बेसिकली सरकार का रवैया रहा है। हर जगह पर उन्होंने एजुकेशन को लेकर प्लस एनईडीआरसीसी, एसडीएम, इन सब जगहों पर अलग अलग तरीके से उन्होंने ट्रीट किया है परिवारों को, और अलग अलग तरीक़ों से उनको समझाने की बजाय उनको डराया है कि मतलब आप जितना ज़्यादा हमारे पास आओगे, हम उतना ज़्यादा परेशान करेंगे। अभी एक परिवार था तौफीक, मैं नाम के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे केसेस हैं। 130 परिवार को हम लेके गए, लेकिन उन 130 परिवारों में से सबमिट बहुत कम हुए हैं, और जिनके नहीं सबमिट हुए उनके कोई रीज़न भी नहीं दिए हैं। उन्होंने बिना रीज़न के उन्होंने बोल दिया कि बस इतना ही हम कर पाएंगे कि सबमिट कर सकते हैं। और 7 दिन के अंदर वो परिवार ने 7 बार चक्कर मारे कि आप कल आना, परसों आना, कल आना, परसों आना। सर आज राउंड पर है। मतलब इतना गंदा रवैया रहा है एनईडीआरसी और एसडीएम का कि घंटों घंटों वेट किया है हमने। अगर हम सुबह 10 बजे पहुंच रहे हैं तो हम शाम को 6 बजे घर पहुंच रहे हैं, कभी कभी 7 भी बज जाते थे एनईडीआरसी से। तो ये वहाँ का रवैया रहा है। तो बस मैं ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी हैं एनईडीआरसीसी को लेकर और एसडीएम को लेकर, और जितने भी गवर्नमेंट। कहना चाहता हूँ कि मतलब जो फैक्ट्स के तौर पर हर्ष सर, थ्रू मैम और मतलब बाकी लोगों ने रख ही दिया आपके सामने। जब दंगे हुए, दंगे होने के बाद 2 रिलीफ के ज़रिए निकाले गए। सबसे पहले एक्सग्रेशिया स्कीम जो सरकार ने खुद दे रही थी, उसका ये था कि मतलब एक एक चीज़ों के लिए इतनी रकम देनी थी, लिमिटेड अमाउंट। और फिर जो जुडिशल कमीशन एक तरह से बनाई गई हाई कोर्ट ने, उसका पर्पस ये था कि फुल कॉम्पनसेशन देने के लिए। दैट इज़ माई राइट अंडर आर्टिकल 21। अब मैं एक यंग वकील हूँ, 6-7 साल हो जाएंगे मेरे प्रैक्टिस में, और 6-7 सालों में मैंने आज तक बस एक ही चीज़ देखी है जो हर एक पिटिशन में हमेशा डरती है, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। कि भाई मेरी बात सुनाने का अधिकार मेरे पास है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि 1700 क्लेम डिसाइड कर दिए ये जुडिशियल कमीशन ने, हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, विदाउट गिविंग अ सिंगल हियरिंग टू एनी विक्टिम। एक भी सुनवाई नहीं की गई। एसडीएम ने अपने टाइम पर कोई सुनवाई नहीं की, ये बोलकर कि भैया अभी दंगों के बाद एकदम से कोविड हो गया तो हम लोग कैसे सुने किसी को। उसके बाद फिर जुडिशियल कमीशन जब बनती है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स क्लेम्स कमीशन, वो सब कुछ एक तो पहली बात प्राइवेटाइज कर देती है सब कुछ। सारा का सारा जो भी मतलब प्रोसीजर है सब कुछ लॉस असेसर्स पर छोड़ देती है, प्राइवेट असेसर्स। देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट हाउ दे वर अपॉइंटेड, on what methodology, what was given, like was there even a public advertisement issued for them to be recruited, what was the procedure that was given to them to take care of, how they were supposed to handle the cases. And then what the commission does is it just blanketly repeats whatever the assessor gives the findings. उसी को अपने बिना कोई भी रीज़न दिए या तो उसे एग्री करके वही रकम दे दी। कि मतलब जैसे शुरू में स्टार्टिंग में बताया कि 150 करोड़ के अगर क्लेम्स दिए गए थे, मेरी जो समझ है उससे काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि बाकी के रिपोर्ट्स में वो क्लेम्स का अमाउंट भी नहीं लिखा गया कि कितना क्लेम किया गया था। 150 करोड़ की अमाउंट को अगर 21 करोड़ में डिवैल्यू किया जा रहा है, और लॉस असेसर की रिकमेंडेशन पर देयर इज नो रीज़न गिवन बाय द रिटायर्ड जस्टिसेस टू डू दिस एक्सरसाइज।
Secondly, we also see in these claim commission reports, there are instances where the commissioner has he has not followed the. मेरी बात आ रही है? Okay. Where the claims commissioner has differed from the findings of the loss assessor. If the loss assessor has said 150 rupees have to be given, in their cases where the claim commissioner has said that no, I'll give 125 rupees or 175 rupees. Even where those cases जहाँ पर उन्होंने लॉस असेसर की रिपोर्ट को खारिज करते हुए उससे थोड़ा ज़्यादा भी दिया है या कम दिया है, उसमें भी कोई रीजंस नहीं लिखे गए. तो ये एक्सरसाइज हुई है एक हमारी मतलब हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिसेस. दैट इज लाइक अनफॉर्चुनेट रियलिटी. देयर आर 2 or 3 केसेस दैट आई थॉट दैट आई शेयर विद यू, जो मैं मतलब शुरू की टीम के पास से मैं बहुत थोड़ा सा ये काम कर रहा हूँ. जो 2-3 केसेस है, एक है सबसे ज़्यादा जो मतलब मुझसे जो मतलब प्रिय है, एक विक्टिम है मुमतियाज अली. मुमतियाज अली की मतलब दुकान जलाई गई पूरी. 5-6 दुकानों की एक रो थी. एक जगह है चुनर बाटी, वहाँ पर 5-6 दुकानें हैं. उनमें से सिर्फ एक दुकान जलाई जाती है, वो मुमतियाज अली की, क्योंकि बाकी हिंदू हैं. तो इससे हमें पता है कि राइट्स नहीं, पोग्राम्स थे. उनके घर को भी पूरा लूटा गया. उन्होंने अपने क्लेम्स आगे लगाए कि भाई मेरा कम से कम नुकसान हुआ है 12.5 लाख का. और ये भी उन्होंने शायद डिवैल्यू करके ही अपना लगाया एक्सग्रेशिया स्कीम के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम पर जैसे मतलब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन में सबको यही समझ आया कि भाई जितना एक्सग्रेशिया है उतना ही हम मांग सकते हैं, उससे ज़्यादा हम मांग भी नहीं सकते. तो उन्होंने उसके हिसाब से मतलब क्लेम लगाया 12.5 लाख का. उसमें से उनको मिला क्या, घर के लिए 50,000 और दुकान के लिए 5,000. और ये दुकान का वो है कि मतलब उन्हें जो रिट पिटिशन जो हाईकोर्ट में लगाई है, द फर्स्ट एनेक्शन is the photographs of that row of shops where only one shop has been burnt completely. The photographs where all the second-hand motorcycles which he used to sell were burnt completely. And still that evidence is ignored by the SDM. That evidence is ignored by the Claims Commission. And the relief that has been given to him was only 5,000 by the SDM and 60,000 by the Claims Commission later. Not a single hearing happened for Mumtiaz Ali. SDM ने एक बार भी नहीं बुलाया. बाद में बहुत बाद में कभी फिर जब कोर्ट का ऑर्डर हुआ कि नहीं आप पूरा अपना जो भी आपने किया है काम बिल्कुल गलत किया है, आप प्लीज़ रीअसेस करें, तब उनको बुलाया गया. तब भी अपनी वो कंक्लूजन पर सेम पर है. क्लेम्स कमीशन ने एक बार भी नहीं उनको बुलाया सुनवाई के लिए. अब उसमें क्यों उनका 5,000 बनता है क्लेम अकॉर्डिंग टू SDM इज बिकॉज ही कुड नॉट प्रोड्यूस एनी GST बिल कि उन्होंने कहाँ से वो सेल परचेज की सेकेंड हैंड उसकी मोटरसाइकिल से. अब SDM का ये कहना था कि ये तो भाई मतलब मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत. मैं सर के साथ में काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रही हूँ. बस सुबह दोपहर से हम काफ़ी चीज़ें सुन रहे हैं. बस एक चीज़ मैं उसको थोड़ा बस हाईलाइट करना चाहती हूँ. दिल्ली 11 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला और पॉपुलेटेड एरिया हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है. तो ये चीज़ को भी हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और सबसे ज़्यादा हाथ से काम करने वाले लोग जो डेली खाने कमाने वाले लोग हैं वो उस एरिया में ही रहते हैं. तो इस चीज़ को भी हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है पूरी दिल्ली में. तो वो उसका भी इफ़ेक्ट सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है. तो दंगों के बाद में कारवां की टीम जब वहाँ पे काम किया है तो मैं एक एक करके सबको यहाँ बुलाना चाहूँगी और वो अपनी कुछ बातें जो है आपसे शेयर करना चाहें. पहले गुफरान जी प्लीज़ आप अगर यहाँ आएँ और अपनी बातों को. तरन प्लीज़ आप आएँ. प्रिया, मेरा नाम तरन्नुम है. नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मैं रहती भी हूँ और काम करते हुए मुझे हर सर के साथ और कारवा के साथ जब से दंगे हुए हैं 5 साल मैं फील्ड पर हूँ और मेरे साथी भी. तो मैं जो कारवा ने वहाँ पर जो स्टार्ट किया काम और क्या क्या काम हमने किया और कारवा ने किया, मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगी. जो हमने इंस्टेंट जो काम करना स्टार्ट किया था वो हमने किया था मेडिकल हेल्थ कैंप और लीगल कैंप से स्टार्ट. जब 24 को दंगे हुए थे, 24 फरवरी से स्टार्ट हुए थे. उसके बाद 26 फरवरी के बाद हमने ये दोनों कैंप स्टार्ट किए. तो ये हमने चमन पार्क में स्टार्ट किए थे. बहुत मतलब उस टाइम मैं नहीं थी लेकिन मैं ऐसा मतलब कम्युनिटी का हिस्सा थी. तो हमारी साइड दंगे नहीं हुए थे. मैं नॉन मुस्लिम एरिया में रहती हूँ, दयालपुर नाम है. तो वहाँ पर दंगे नहीं हुए थे, थोड़ी दूरी पर थे तो हम सेफ थे. तो लेकिन हम वहाँ देखने जाते थे ईदगाह की साइड और चमन पार्क की साइड. तो बहुत मतलब ऐसा हारे हुए लोग, इंजर्ड लोग मेडिकल कैंप में आ रहे हैं. मतलब बुलेट इंजरी वाले नहीं थे लेकिन किसी के कहीं घाव में बहुत फटा हुआ है, किसी के सर पे बहुत है. तो उस तरह का कैंप भी नहीं था कि उनके टाँके लगाए जाएं या कुछ ऐसा, लेकिन कर रहे थे लोग. लीगल कैंप में हमारे जो उस टाइम के साथी थे वकील, वो कंप्लेंट लिखकर और मतलब भेज रहे थे. लेकिन उसके बाद कोविड एकदम से हुआ, सब जानते हैं. तो चीज़ें वहाँ पर भी रुक गई. बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट किया, बहुत सारे रुक गए और वो कंप्लेंट नहीं कर पाए. उसके 6 महीने बाद तक लॉकडाउन रहा
और वो चीज़ें रुकी रहीं। जिनका कंप्लेंट हो गया वो एफआईआर नहीं ले पाए, और बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट हुआ ही नहीं था। फिर अप्रैल में वो खुला और उसके बाद चीज़ें स्टार्ट हुई, फिर 6 महीने के बाद वो चीज़ें बंद हो गई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी रही है कॉम्पनसेशन हमें क्लेम करने के लिए, और हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं पीड़ित फैमिलीज़ वो जब क्योंकि अभी नदीम सर और हर्ष सर ने बताया कि राशनिंग का जब वहाँ स्टार्ट हुआ, इसके बाद वो एक सर ने बताया कि कितनी मुश्किलों से राशन लेके अंदर जा पाए, और सर की गाड़ियाँ और सर बहुत मुश्किल से जा पाए, लेकिन हमने राशन से स्टार्ट किया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। जब हमने राशन और मेडिकल हम वहाँ कर रहे थे क्योंकि ज़रूरतें बहुत थी, लेकिन हमें एक चीज़ तो करनी थी जिसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वो थी मेडिकल और राशनिंग, जिसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये चीज़ हम बिना किसी स्पेस के कर ही रहे थे, लेकिन एक बहुत अच्छी फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली, जिन्होंने हमें स्पेस दिया, उससे हमने वहाँ पर राशन डिस्ट्रीब्यूट किया और मेडिकल हेल्प भी जो हम करते रहे। लेकिन ज़रूरतें इतनी थी कि हमारा स्पेस लेना हमें बहुत ज़रूरी था वहाँ पर। फिर हमने शिव विहार में एक छोटी सी जगह हमने शिव विहार में ली के फैमिलीज़ को हमसे मिलने में और लीगल टीम से मिलने के, अगर उन्हें कंप्लेंट निकलवानी है या एफआईआर के लिए किसी वकील को अपने साथ लेकर जाना है, तो हमने वहाँ पर शिव विहार में एक ऑफिस कारवाने स्टार्ट किया। उससे हमने चीज़ें करनी स्टार्ट की। जब हम फील्ड पर फैमिली से हमने मिलना स्टार्ट किया, घर घर जाकर सर के साथ, और हम जो भी हमारे फील्ड के साथी थे, दिलशाद, महनाज मैम, गुफरान भाई, और भी उस टाइम बहुत सारे साथी थे, तो हम जब फैमिली से एक एक करके मिलने जाते थे घर पर, तो ज़रूरतें इतनी थी बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता था छोटी से छोटी चीज़ की ज़रूरत है और बड़ी से बड़ी चीज़ की। लेकिन जो भी हमारी हद में था, जो भी हमारी सीमा थी, हमने वहाँ से स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने महिलाओं से बात करना, मतलब पुरुषों से भी किया, लेकिन महिलाओं से, क्योंकि वो घर में ही रहती थी। ऑफिस हमारे ज़्यादातर पुरुष ही आते थे, अगर उन्हें कंप्लेंट दर्ज करानी है या एफआईआर के लिए लेके जाना है वकील को, किसी महिलाएं नहीं आगे बढ़ती थी। हमने उनसे मिलना स्टार्ट किया, बच्चों से मिलना स्टार्ट किया। उसके जब महिलाओं से हमने बात करनी स्टार्ट की, तो मतलब वो बोल, अभी आपने देखा भी होगा पैनल पे, वकीला जी बोल ही नहीं पा रही थी, और 5 साल पहले उनकी क्या सिचुएशन होगी ये आप सब जान सकते हैं। मतलब मुँह से अल्फाज ही नहीं निकलते थे। हम इतना बोलना चाह रहे थे कि ये हमसे बात तो करें, कुछ तो बोले, लेकिन कुछ नहीं। इंजर्ड फैमिली की जो महिलाएं थी वो तो बिल्कुल हार चुकी थी, क्योंकि मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे के बताऊँ तो, हमें 3 दिन या 4 दिन का बुखार भी हो जाता है तो हमारे अंदर एक चिड़चिड़ाहटपन आ जाता है ना। हमारी फैमिली से अगर हमें दवाई भी देती है ना, तो हम चिड़चिड़ाहट के नहीं चाहिए, अभी अभी तो खाइए, एकदम से दोबारा दवाई का टाइम हो गया क्या, मतलब ऐसे हमारे अंदर चिड़चिड़ाहटपन आ जाता है। और वो लोग जो बुलेट इंजरी वाले हैं और जिनके मतलब इतनी सारी चोटें लगी, उनकी महिलाओं पर क्या बीत रहा होगा। एक तो उनके घर में राशन नहीं, कुछ चीज़ें नहीं, और उसका जो कमाने वाला एक पर्सन है वो भी पलंग पर है, बेड पर है, वो हॉस्पिटल में। तो उस महिला के साथ क्या गुजर रहा होगा, उसे ये नहीं पता मेरा फ्यूचर आगे का है क्या, घर जल चुका है, या अगर जला नहीं है तो लूट हो चुकी है। तो इस तरह से हमने महिलाओं से वहाँ पर बात करना शुरू करा। एक होता है ना कि जेंट्स कहते हुए शर्माता है अपनी ज़रूरतें, महिला जब अगर स्टार्ट करती है बात करना, तो सबसे पहले अपने घर पर आती है कि मेरे घर में ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है। तो उसके बाद हमें जब महिलाओं से बात करने पर हमें पता चला लाइवलीहुड का, कि क्या हमें महिलाओं को लाइवलीहुड देना चाहिए। तो हमने फिर जो हमें ज़रूरत थी पुरुषों को लाइवलीहुड देने का, वो भी हमने स्टार्ट किया। महिलाओं को चाहे वो मशीन है, तब चाहे वो कढ़ाई की कोई मशीन है, सिलाई मशीन है, या अगर महिला कोई ग्रॉसरी शॉप भी करना चाहती है तो वो हमने स्टार्ट कराया, ऐसे ही पुरुष के साथ। तो हमने लाइवलीहुड भी किया। और जब हम मिलते रहे तो बच्चों की एजुकेशन, जो बच्चे दंगों में पढ़ाई से छूट गए, ड्रॉप आउट हो गए उन्होंने, क्योंकि जो कमाने वाला था वही बेड पर है, वही नहीं कुछ कर सकता, उसके बुलेट लगी है या इस तरह की इंजरी हुई है, सीरियस इंजरी, कि वो करने लायक कुछ है नहीं, उसके सर पे इतनी भारी चोट है। तो बच्चे कमाने लग गए। तो हमने हमारी टीम ने, कारवा की टीम ने, पूरे जो सीनियर हैं हमारे, उन्होंने ये कहा कि अगर बच्चे काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकें, चाहे वो एनआईएस के थ्रू, तो हमने बच्चों का, लड़कियां है चाहे वो लड़के हैं, हमने एनआईएस के थ्रू उनका पढ़ाई स्टार्ट कराया। जो बच्चे रेगुलर जाना चाहते हैं लेकिन उनका फ़ीस बहुत छूट गया है, वो चीज़ें, बुक है, नोटबुक है, वो सब में सपोर्ट किया। फिर जैसे कि महनाज मैम ने बताया कि इतना, वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इतना छोटा सा एरिया है, मतलब घर इतने छोटे छोटे हैं वहाँ पर,
कि अगर ना चाहते हुए भी हम एक के घर में आग लगाएंगे ना और दूसरे के घर में ना भी लगाना चाहें तो उसके घर में वो आग की लपटें वो पहुंच ही जाएंगी, ना चाहते हुए भी। ऐसा हुआ है हमारे बहुत सारे नॉन मुस्लिम भाइयों के साथ कि उन्होंने मुस्लिम के घर में आग लगाई है, लेकिन नॉन मुस्लिम का घर उसके बराबर में, ये वो चाहते नहीं थे, लेकिन वो नुकसान उस हमारी नॉन मुस्लिम फैमिलीज़ को भी भुगतना पड़ा उन छोटे घरों में। और छोटे छोटे 20-20 गज के, 25-25 गज के छोटे छोटे से घर हैं, तो वहाँ सारा उनका, चाहे उनके घर की रजिस्ट्री है, आधार है, बच्चों के जो भी उनके पढ़ाई के दस्तावेज है वो सब जल गए। तो वो हमने फिर एंटाइटलमेंट पर भी काम किया, गुफरान भाई ने, हमारी टीम ने। सॉरी मैं ज़्यादा वक्त ले रही हूँ और हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो इतना ही छूट गया होगा। टाइम बहुत कम है, बातें बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा बात करना चाहती हूँ, लेकिन अभी हमारे पास टाइम। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL, बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।